हेलो जी। क्या हालचाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। आज के इस सेशन में बात करेंगे नीट 2025 के लिए। अभी भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में लगभग 500 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं या 525 तक आ रहे हैं। तो किस टाइप से आप उनको इंक्रीज कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। केवल टेस्ट देने से काम नहीं बनेगा, केवल थ्योरी पढ़ने से भी काम नहीं बनेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपसे मिस हो रहे हैं और उसी की वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। सर पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। तो कौन सा ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स है वो बढ़ा सकते हैं, नीट की जो कट ऑफ रहती है वहां तक आप लेके जा सकते हैं, उसको क्रॉस आप कर सकते हैं। सेशन को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद भी अगर किसी टाइप का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ 3 या 4 पॉइंट में मैं कंप्लीट कर दूंगा इस सेशन को। सबसे फर्स्ट, विजन, गोल, प्लान, एक्शन एंड सक्सेस। बिना विजन के, बिना गोल के, बिना प्लानिंग के और बिना एक्शन के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपका विजन क्या है कि मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, मेरा वही गोल है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग तो सभी कर रहे हैं। सभी सोचते हैं कि यार क्यों ना मैं 12 12 घंटे, 15 15 घंटे पढ़ लूं, सुबह 4 बजे उठूंगा, रात को 11 बजे सोऊंगा। लेकिन प्लानिंग करने से काम नहीं होता, उस पर आपको एक्शन भी करना पड़ेगा, आपका एक्शन भी उसको लाना पड़ेगा, काम उस पर करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। सबसे फर्स्ट, आपकी मेंटेलिटी। क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं है नीट एग्जाम के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैं बोर्ड की प्रिपरेशन करूं या नीट की प्रिपरेशन करूं, या सिर्फ मैं ड्रॉपर हूं तो मेरा लास्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस साल होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th के साथ में सेलेक्ट होते हैं तो मेरा क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी बातें चलती रहती है दिमाग के अंदर। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा सारा सब कुछ। पढ़ाई लिखाई सब बाद में, टेस्ट में मार्क्स सब कुछ बाद में, थ्योरी सब कुछ बाद में, लेकिन मेंटली प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा। चाहे किसी भी एग्जाम की अपन बात करें, अंटिल यू आर मेंटली रेडी यू विल नेवर बी फिजिकली रेडी। जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो ना, तब तक आप शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं हो सकते। एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि एक ग्लास पानी को अपन 5 मिनट के लिए रखे अपने हाथ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना वो उसमें वाटर है उतना ही रहेगा। लेकिन उसको आपको बोल दिया जाए कि 10 घंटे के लिए रखें तो दिक्कत हो जाएगी, जबकि वेट उसके अंदर सेम ही। तो सबसे फर्स्ट आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। नीट हो या जेई हो या कोई सा भी एग्जाम हो, मेंटली बिना प्रिपेयर हुए आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। क्लियर है। अपने आप को तैयार आप कीजिए कि नहीं मैं बना हूं तो सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए ही बना हूं, तभी काम आपका बन पाएगा। चलो ये तो अपन ने बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड। कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए। स्टडी आवर्स की अपन बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो स्टडी करनी है वो करनी है आपको सर, लगभग लगभग आपको जो स्टडी करनी है वो करनी है 12 to 14 आवर्स। 12 से 14 घंटे का अध्ययन आपको करना है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, ये भी तो थोड़ा सा बताओ। 14 घंटे किसी ने पढ़ाई की है क्या। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या स्कूल में है या डेमी कैंडिडेट है तो 6 घंटे तो आपके कोचिंग वाले आप निकाल दीजिए यहाँ से। वो भी स्टडी, एक्टिव स्टडी की बात कर रहे हैं। 6 आवर्स जो जो कोचिंग से या स्कूल है उसके मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर वहां आपने तरीके से स्टडी की है, आपने वहां तरीके से पढ़ाई की है तो एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, टीचर सामने बता रहा है और पूरा फोकस आपका वहीं पे है, उनकी बातें आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, जो डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, डेरिवेशन लिख रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से आप देख रहे हो। ऑडियो विजुअल जो होता है ना, एक साथ काम कर रहा है, तो वो है एक्टिव लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो बायो का जो 90% पोर्शन है वो क्लास में ही खत्म कर देते हैं। क्लास में, क्योंकि बायो के अंदर ना आपको न्यूमेरिकल करना है ना आपको डेरिवेशन पढ़ना है, टीचर सामने बता रहा है, नोट करते टाइम उसको लर्न करते जा रहे, याद करते जा रहे, तो वो टाइम आपका वहां से बच जाएगा। क्लियरली, तो वो भी एक एक्टिव लर्निंग है। बाकी जो 6 घंटे आपके पास बचे हैं उसके अंदर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। 6 आवर्स जो बचे हैं, 6 घंटे जो बचे हैं, सेल्फ स्टडी आपको करनी है, स्व अध्ययन आपको करना है। और ये आपको खुद से करना है, उसमें कोचिंग और टीचर का कोई रोल नहीं। खुद से करने का सेंस क्या है,
आपका वीक पोर्शन आपको यहां से देखना पड़ेगा, वीक सब्जेक्ट, वीक टॉपिक या वीक चैप्टर आपको यहां से देखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? जैसे मान लीजिए कि बहुत 90% स्टूडेंट के साथ तो ये होता है, अगर वो बायो का है तो उसके लिए फिजिक्स जो होती है वो क्या होती है, टफ होती है 90%। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो साइंस बायो लेते हुए भी फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो सबका अलग अलग है। आपको जो भी सब्जेक्ट यहां से टफ लगती है, जो भी आपका वीक पार्ट है सिलेबस का, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, उन तीनों को आपको यहां से देखना पड़ेगा। पहले तो मुझे कौन सा हार्ड लगता है, बायो तो कर ही लोगे आप, जैसे मैंने आपको बताया क्लासरूम में पढ़ लेते हैं बहुत सारे बच्चे। तो जब भी रिवीजन आप कर रहे हो, सबसे पहले आपका यह होना चाहिए कि मुझे कौन सा हार्ड लगता है, मुझे किस पे ज्यादा टाइम देना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट को, कौन से पे ज्यादा काम मुझे करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, प्लान बना लिया, उसके बाद में आपको एक्शन वो आपको करना पड़ेगा, और ये आपको खुद से करना पड़ेगा कौन सा मेरा वीक है। तो जो 6 घंटे की स्टडी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसमें उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दीजिए, जो आपका वीक है उसको कम दीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे फिजिक्स आपका वीक है, तो यहां से आप 2 घंटे फिजिक्स को पढ़िए। केमिस्ट्री ठीक ठाक है, कर लेते हैं सर, तो केमिस्ट्री 1.5 घंटा आप लोग पढ़ लीजिए। और बायो ठीक है, तो बायो को रिवीजन के लिए लगभग 30 मिनट्स काफी है। अब जो बाकी बचा हुआ समय, उसमें आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, एमसीक्यू सोल्व आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहां से देखने। डेली का शेड्यूल आपका ये होना चाहिए। अब चाहे आप रात को पढ़ रहे हो चाहे दिन को पढ़ रहे हो, वो आपका मैटर है, ठीक है। उसमें मैं नहीं बोलूंगा कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए या जल्दी सोइए, लेट उठिए या दिन में पढ़िए, जो भी एक्सरसाइज है वो आपका अपना लुकआउट। क्लियर है? तो इतना घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी की। जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी, पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया है, तो सर हमारा तो जो एग्जाम पैटर्न है वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें तो ओएमआर शीट फिल करनी, तो थ्योरी का क्या रोल है वहां पर? जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, तब तक एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वहां लिखने की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, जैसे बोर्ड में अपन करते हैं, पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको नहीं करना, कुछ काम जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं वो हो जाएगा वहां से, उसमें नहीं पढ़नी। लेकिन थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी भाई साहब, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री और चाहे बायो हो। बिना थ्योरी के आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो ही नहीं सकता। एक टॉपिक के हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट के थोड़ी होंगे। और जब पूरी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो जो भी टॉपिक से, चाहे बायो को उठा लो, चाहे केमिस्ट्री उठा लो, चाहे फिजिक्स से उठा लो, एक चैप्टर दूसरे से रिलेट करता हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं केवल उसका इंडिविजुअल वो अस्तित्व है उसका, नहीं, एक दूसरे से रिलेट करके मिलेगा। यूनिट वाइज जो चल रहा है टॉपिक, तो थ्योरी बिना पढ़े क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो जब भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आप कर रहे हो, बहुविकल्पात्मक प्रश्न आप कर रहे हो, तो ज्यादा आपको दिक्कत उसके अंदर नहीं है। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ इसका तो फॉर्मूला ये है, इसकी थ्योरी एनसीईआरटी के उस पेज पे लिखी है बायो के। समझ पा रहे हो? तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। और थ्योरी को दे रहे हो कम टाइम और केवल प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आएगी वहां पर। पढ़ तो आप रहे हो, लेकिन जो क्वेश्चन सोल्व करोगे एक्यूरेसी कहां से लेके आओ? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो थ्योरी आपको सबसे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग आपको इतनी कर लेनी है कि कोई दिक्कत ना आए। अब रही बात मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट केवल एक टाइप का ही हो कि लेके बैठ गए और टेस्ट देने लगे। मॉक टेस्ट 3 टाइप्स है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे फर्स्ट टाइप का जो मॉक टेस्ट दिख रहा होगा, शायद आपको नहीं दिख रहा तो इसको चेंज अपन कर देते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप का जो मॉक टेस्ट होता है ना, वो होता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज। सेकेंड टाइप का जो होगा आपका, वो होगा चैप्टर वाइज। थर्ड टाइप का जो मॉक टेस्ट है वो आपके आपके पास होगा यूनिट वाइज। और लास्ट एंड जो आपके पास फाइनल टाइप का होगा, वो होगा फुल सिलेबस। ये 4 टाइप के मॉक टेस्ट आपको करने ही करने हैं। समझ पा रहे हो बात? टॉपिक वाइज मतलब एक चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज, बहुत मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो इस टाइप से आपको अरेंज करके दे सकते हैं, मिलता है। तो टॉपिक वाइज कोई एक टॉपिक पढ़ा मैंने, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए। फिर पूरा चैप्टर हुआ तो पूरे चैप्टर के मैंने कर लिए। यूनिट हुई कंप्लीट, यूनिट का मतलब 3-4 चैप्टर एक साथ हुए तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। और सबसे लास्ट में फुल सिलेबस से मुझे प्रैक्टिस यहाँ से करनी पड़ेगी। और सीधा आप जा रहे हो अटैक कर रहे हो कि मैं तो फुल सिलेबस दूंगा वहां पर या दूंगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कितना आएगा, तो नहीं आएगा।
नहीं आएगा। आप छत पे चढ़ते हो, सीढ़ियों पे चढ़ते हो, तो एक सीढ़ी को छोड़ सकते हो, दो को छोड़ सकते हो, तीन को छोड़ सकते हो, 10-10 को नहीं छोड़ सकते। तो एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो थकान भी नहीं होगी, और सीढ़ी से आप छत पर चढ़ भी जाओगे। क्लियर है? तो टॉपिक वाइज दीजिए, चैप्टर वाइज दीजिए, यूनिट वाइज दीजिए, फुल सिलेबस दीजिए। अब जो भी आपके पास बाकी बचा हुआ टाइम है, जैसे मान लीजिए 90 डेज है अपने पास, कितने, 90 डेज। तो एक दिन में आपको कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनके कितने कितने क्वेश्चन सोल्व कर ले, मिनिमम बता रहा हूं मैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, और बायो के 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं एक दिन के। कितने, एक दिन के। तो कितने क्वेश्चन यहां पर आपके पास हो जाएंगे, 110, 110 क्वेश्चन रोज के आपके हो जाएंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो। 110 क्वेश्चन और लगभग 90 डेज। लगभग अभी जो अपने पास टाइम बचा है वो 100 डेज तो मान के अपन चल लेते हैं, 3 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा ही अपने पास, ठीक। तो 100 डेज का ये प्लानिंग है। तो एक दिन में 110 क्वेश्चन आप कर रहे हो, कितने, 110। साथ में कोचिंग के अलग होंगे, आपके टेस्ट सीरीज आप ले रहे हो उसके होंगे, और मान लीजिए कि आप लगभग जो है 5 जो टेस्ट है वो माइनर देते हैं कोचिंग में, और 5 टेस्ट जो है फुल सिलेबस के आप देते हैं, तो कितने टेस्ट हो गए, 10। तो यहां से भी आप 10 क्वेश्चन की 10 टेस्ट की बात करेंगे तो कितने, एक टेस्ट में 180 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 टेस्ट के कितने हो गए, 1800 क्वेश्चन, 1800 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए 10 टेस्ट। और यहाँ 110 क्वेश्चन एक दिन में आप कर रहे हैं, तो 100 डेज में कितने आप लोग कर लोगे, 100 डेज में आप कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको सीधा सा, 11,000 हो जाएंगे ना। मैथ्स मेरी वीक है इसीलिए मैंने भी बायो ली थी। और 11,000 और 1800, लगभग 13,000 क्वेश्चन आप टोटल प्रैक्टिस उसकी कर लोगे, जो सफिशियंट है, बहुत ज्यादा सफिशियंट है। इनको आपने ईमानदारी से किया है तो, नहीं तो फिर दिक्कत है। समझ पा रहे हो बात को, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है, अब कैसे करना है वो आप सोचिए। डेली के मैंने छोटा सा ही टारगेट आपको दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 30-30-50, इतना तो कर ही सकते हो यार, यही नहीं कर सकते हो फिर तो सिलेक्शन की उम्मीद कैसे करो, ठीक है। तो लगभग 13,000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब क्वेश्चन जो आपने किए हैं उसका आपको क्या करना है, एनालिसिस भी करना है। केवल टेस्ट देके छोड़ देने से काम नहीं चलेगा कि सर आपने बोला 13,000 क्वेश्चन हमने कर लिए, नीट का एग्जाम आया तब तक। एनालिसिस का मतलब क्या है, 100 या 180 क्वेश्चंस का पेपर है, उसमें से आपके 150 क्वेश्चन सही हुए, मतलब 600 मार्क्स आपके आए, ठीक है। तो आप यहां से देखोगे तो 30 क्वेश्चंस आपके क्या हैं, या तो आपको आए नहीं या आपने उनको गलत किया है। तो एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, तो आपके पास कितने टेस्ट हो जाएंगे, लगभग जो अपन टेस्ट जितने भी आपके XYZ हो रहे हैं, जैसे 110 में से लगभग मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, तो 11,000 में से कितने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ये आप सोचिए। 2,000 से 3,000 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, है ना। 2,000 से 3,000 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो 2,000 से लगभग 2,000 क्वेश्चन में से आपका फाइनल जो एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ लिए, तो फिर क्या होगा, वही बात होगी। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, तो जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, इसका मतलब आपकी जो थ्योरी है वो यहां से क्या है, वीक है, इसीलिए वो आपने छोड़े हैं। आपने गलत किया है किसी क्वेश्चन को, तब भी इसका मतलब क्या है कि वो क्लियर नहीं थी, थ्योरी पढ़ी थी लेकिन पूरा 100% क्लियर नहीं था। जो छोड़ा है उसका मतलब क्या है, उसको थ्योरी आई नहीं। जो गलत हुआ उसका मतलब क्या है कि थ्योरी थोड़ी सी जो पढ़ी थी वो थोड़ी बहुत ही पढ़ी मैंने, पूरा याद ही नहीं है मेरे को, इसीलिए वो गलत हो। तो उन दोनों पर आपको काम करना है मॉक टेस्ट देने के बाद। पहला काम वही करना, टेस्ट देते एनालिसिस आपको करना, और साथ साथ में आपको क्या करना है, स्पीड का भी आपको ध्यान में रखना है। 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 180 क्वेश्चन होंगे, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसमें सब कुछ देखना पड़ता है, बबल फिल करने हैं आपको, हमारी शीट सही से आपको फिल करनी है, खुद का नाम, नंबर, XYZ जो भी है, बबल्स फिल कर रहे हैं एग्जाम में, तो हो सकता है कि उसका जो तरीका, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है हमारा शीट फिल करने का, कि बबल एक साथ फिल कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं। एक साथ फिल कर रहे हैं तो मान लीजिए एक भी छूटा बीच में से, तो सारा का सारा आगे सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, वीडियो मैंने बना रखी बहुत अच्छे से, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों से आप जब सीखेंगे तो फेलियर टू सक्सेस ये आपको 100% मिल जाए। क्लियर है? आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा सेशन।
और नहीं रहता तब भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, रहता है तब भी आपको बताना है। इसके अलावा भी किसी टाइप का आपको डाउट रहता है तो खुले हैं कमेंट सेक्शन, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको इस आईडी से मिल जाऊंगा। जैसे सर डाउट हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सब्जेक्ट कमेंट में फोटो तो आएगी नहीं, पिक तो आएगी नहीं, तो इंस्टाग्राम पर इस आईडी पर मुझे आप अपने जो भी डाउट, सिर्फ डाउट भेज सकते हैं, MYDHARMEN, वहां आपके डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियोस के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।